सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी मॉडल सेट का 50 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। जो इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट है उसका 50 क्वेश्चंस जो बाकी रह गए थे वो आज हम करने वाले हैं इस लेक्चर्स में, और पूरे डिटेल के साथ, और अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करेंगे और बूस्टअप करेंगे ताकि अपने फाइनल एग्ज़ाम में एक अच्छे खासे नंबर के साथ गेन कर सके, अच्छे खासे नॉलेज के साथ नंबर गेन कर सके। तो चलिए हम अपने आज का 50 क्वेश्चंस जो कि 2022 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं हमारे फाइनल एग्ज़ाम में, तो हम आज उसको डिस्कशन करते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, किस बाजार स्वरूप में संसाधन का सबसे अधिक कुशल आवंटन होता है? विच मार्केट लीड टू द मोस्ट इफिशिएंट एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज? तो मोस्ट इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन को हम मिथ मार्केट के भी नाम से जानते हैं और आइडियल मार्केट के भी नाम से जानते हैं। मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप बोलिएगा तो एक सेपरेट वीडियो हम इस मार्केटिंग के ऊपर बनाकर डाल देंगे ताकि आपकी नॉलेज को बूस्टअप मिले। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब सारे कवर अप कर दूंगा उसमें। तो हमारा क्या था, परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। और परफेक्ट कंपटीशन को हम किस नाम से जानते हैं? मिथ मार्केट के नाम से भी जानते हैं और आइडियल मार्केट के भी नाम से जानते हैं। और इसमें जो भी प्राइस होती है वो सेम प्राइस पे ही क्या सेल की जाती है। और ये लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 52 आता है, एनडीपी एमपी इजकल टू मार्केट वैल्यू। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा वो होगा जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन। और इसको कैलकुलेटिंग करने के लिए 3 मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और नेशनल इनकम नापने के लिए जो विधि होती है वो भी उसमें 8 विधि होती है। एक होता है जीडीपी, एनडीपी और सारे मेथड होते हैं, एनएनपी और सारे मेथड होते हैं जो कि आपको ज़्यादा इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट है यही देख लीजिए, बस इसमें के क्वेश्चंस शायद ही पूछेंगे। तो जो एनडीपी एमपी इजकल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन। क्वेश्चन ने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन द प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस? तो कौन हो जाएंगे? मार्शल सी। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? 54, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विच द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सर्टिफाई ह्यूमन वांट्स इज यूटिलिटी। तो क्या हो जाएंगे? यूटिलिटी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इनमें से किनका संबंध जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से है? विच हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन? तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसके हैं? ई कैनन से, यानी एडविन कैनन से। निम्न में से कौन सी सेबी का कार्य है? तो सेबी का कार्य क्या है? रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करना। और मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई। मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 57 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से इंक्लूड हैं? तो लैंड, फॉरेस्ट और माइनिंग, ये ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। उसके बाद से जब एमसी जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। एमसी इजकल टू एसी, देन स्लोप एवरेज कॉस्ट इज पॉजिटिव। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है,
जो MC इक्वल टू AC होता है वो इक्वल होता है, तो इक्वल का मतलब होता है कि पॉजिटिव ही कहेंगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 MC इक्वल टू AC औसत लागत की ढाल होती है, औसत लागत की क्या होती है, इक्वल होती है। MC इक्वल टू AC देन इक्वल, तो क्या हो जाएंगे MC इक्वल टू AC क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। आप इसको, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होंगे। मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही होंगे, आप इसको एक बार देखकर बताइएगा, क्योंकि जो AC होता है, MC होता है, जो MC होता है, MC वो AC के इक्वल रहता है। किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव होते हैं शायद। तो आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होंगे इसके आंसर। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, सामान्यतः आय कर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, जनरली ऑन विच प्रिंसिपल इनकम टैक्स इज बेसिस ऑन। तो जो इनकम टैक्स बेसिस रहता है वो किस पे रहता है, तो जो इनकम टैक्स बेसिस रहता है वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट अर्निंग पे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 60 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमोडिटी टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमोडिटी टैक्स। तो कौन सा है, इनकम टैक्स जो है वो कमोडिटी टैक्स है। किन सुझावों के आधार पर आय कर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरित की जाती है। On whose recommendation of collection amount of income tax is allocated among the state by the center। तो क्या होता है, तो जो इसके क्या हो जाएंगे, फाइनेंस कमीशन। और नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, याद रखिए नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और अभी प्रेजेंट में CEO कौन है नीति आयोग के, तो नीति आयोग के जो नीति आयोग के CEO हमारे कौन है, तो नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट कब होती, 1 जनवरी 2015। और किनके सरकार में, तो बीजेपी के। और चेयरमैन कौन है इसके, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। चेयरपर्सन होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। कौन, प्राइम मिनिस्टर। और CEO कौन है, तो अमिताभ कांत। और नीति आयोग रिप्लेस किया गया था, नीति आयोग जो है उससे पहले चल रहा था 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को हटाकर नीति आयोग की रिप्लेसमेंट हुई थी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बाजार की सफलता का कारण क्या है, मार्केट फेलियर काउजेज भाई, तो एक्सटर्नलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सटर्नलिटी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, भुगतान शेष में कौन सी मदद सम्मिलित है, विच आइटम इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, सुशील उत्पाद किस अवस्था में उत्पाद करना पसंद करें, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ए रेशनल प्रोसीजर्स लाइक टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। तो क्या हो जाए, सेकेंड स्टेज। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है कौन, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन किस में करता है, तो सेकेंड स्टेज में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 65 आता है कि औसत परिवर्तन लागत क्या है, व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटा क्वांटिटी। क्या हो गया, क्वांटिटी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 66, श्रम मांग में वर्मती विचलन का कारण होता है, तो ए लेफ्ट शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज काउजेज बाय। तो जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है उसमें क्या होता है कि डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगा।
अगर वहीं राइट वर्ड शिफ्ट रहता तो क्या होता, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 67 आ रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा आंसर डी, और क्वेश्चन नंबर 67, एक अर्थव्यवस्था में उत्पाद संसाधनों का स्वामित्व किस श्रेय से क्षेत्र के अधीन होता है? विथ विच ऑफ द सेक्टर द ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाई इन एन इकोनॉमिक्स। तो क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर्स में। किसमें? हाउस होल्ड सेक्टर्स में, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का बात हो रहा है, एक इंडिविजुअल्स का बात हो रहा है। उसके बाद से 68 आता है कि भुगतान शेष का घटक है द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष का क्या घटक है? तो भुगतान शेष का जो घटक है वो ए और बी दोनों है, करेंट और कैपिटल दोनों हो जाएंगे। 69 का है, किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है? एट वाट प्राइस रियल जीडीपी इज मेजर बाई। रियल जीडीपी इज मेजर बाई रियल जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो रियल जीडीपी किस पे मापा जाता है? करेंट प्राइस और बेस ईयर दोनों पे। क्या हो जाएंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? 70, एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा के किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है? तो मनी इज इंटरमीडिएटरी गुड्स हैज विच प्रोसेस। तो क्या हो जाएंगे? मनी एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स हैज विच प्रोसेस सिमिलर। तो हमारे क्या हो जाएंगे? 70 के डी हो जाएंगे। 71 के क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते उत्पाद संभाव वर्ग की ढाल तनुदर होती है? ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन टू स्लोप द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो रीजन होता है स्लोप का, वो क्या होता है? तो इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एक बात बता दूं, जो किसके कारण होता है? तो एमआरटी के कारण होता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो होता है वो पीपीसी का कर्व होता है, पीपीसी का कर्व कनकेव होता है। और किसके कारण होता है? तो एमआरटी के कारण होता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होता है पीपीसी का कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने शुरू में ही बताया था कि क्या किन किन नामों से जानते हैं। फ्रंटायर के नाम से जानते हैं, बाउंड्री के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के भी नाम से जानते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के भी नाम से जानते हैं। ये सब नाम आप इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 72 आता है। एक अर्थशास्त्री कार्य विश्लेषण करना है, निर्धारण करना नहीं, यह किनका कथन है? तो द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एनालाइज नॉट टू प्रेस्क्राइब। हु स्टेटमेंट इज दिस। तो किस क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? काइंस होगा। जॉन नेविल काइंस, इनका फुल फॉर्म नाम है जॉन नेविल काइंस। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 73 आता है। इसी स्थिति में उत्पत्ति समता नियत कार्यशील होती है। तो एट विच सिचुएशन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इन ऑपरेशन। तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है। टीपी इक्वल टू एपी। उसके बाद से क्या हो जाएंगे? इसका 73 का आंसर हो जाएगा डी। 74 का आंसर अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या का कारण है। द काउजेज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी इन इकोनॉमिक्स। तो क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्सेज के ही कारण जो है ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 75 है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पाद के साधनों का पारिश्रमिक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो जो हमारा डिपेंड करता है वो क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर के ऊपर। उसके बाद से इसका 60 से 75 का आंसर हो जाएगा सी। और 76 देखते हैं, किस वर्ष का अर्थशास्त्र का अध्ययन माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र में विभक्त हुआ। तो इसका 1936 में हुआ, 1936 में। इन विच डिवीजन बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो, तो 1936। क्वेश्चन नंबर 77 आता है कि विश्वव्यापी मंदी कब हुई थी। तो विश्वव्यापी महान मंदी कब हुई थी, तो वी डिड ग्लोबल ग्रेट डिप्रिसिएशन जो था वो कब हुआ था, तो 1929 से 1939 से। यह विश्व आर्थिक मंदी था जो कि एक युद्ध दुनिया को महामंदी से निकालने का माध्यम भी बना था। उसके बाद से 78 नंबर क्वेश्चन आता है, एक निश्चित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का साधन किसके द्वारा होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मिक्स इकोनॉमिक्स इज रिसॉल्वेड देन। तो जो मिक्स इकोनॉमिक्स है वो क्या, प्राइस कंट्रोल, मार्केट मैकेनिज्म, प्लानिंग मैकेनिज्म, ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि निम्न में से किसके कुछ आगतें स्थित रहती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यू इनपुट रिमेन फिक्स। तो क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहयोग पूरक वस्तुओं का है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या है, पेन एंड और इंक हो जाएंगे, पेन और इंक हो जाएंगे। और जो टी एंड कॉफ़ी है वो किसका है, तो टी एंड कॉफ़ी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है, नीचे है सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर 81 में आता है, निम्नलिखित संस्थापनापन वस्तुएं कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मस्टर्ड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल हो जाएंगे। उसके बाद से हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 82 आता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सा मांग वर्क पूर्णतया बेलोचेदार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड कर्व इज परफेक्ट इनइलास्टिक। तो परफेक्ट इनइलास्टिक क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड डिमांड होता है। ये क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 आता है कि अगर औसत आगम AR, औसत लागत AR के बराबर AR इक्वल टू AR हो तो किस प्रकार की स्थिति बनेगी। विच ऑफ द सिचुएशन इज व्हेन द एवरेज रेवेन्यू AR एंड एवरेज कॉस्ट AC। AR एवरेज रेवेन्यू जो होगा एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। नंबर 84 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं इनमें से शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में नहीं दिया, इसके नॉन ऑफ एबव हो जाएंगे, शायद नॉन ऑफ देज हो जाएंगे। एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग दोनों बराबर ही होता है और कांस्टेंट जो होता है वो नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से नॉन ऑफ एबव हो जाएंगे। एक बार आप इसको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर है 84। क्वेश्चन नंबर कितना है, 84 है। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, भौतिकी अदाओं इनपुट तथा प्रदाओं आउटपुट के कल्पनीय संबंध क्या होते हैं। विच रिलेशन में फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। तो फिजिकल इनपुट और आउटपुट किससे रिलेट करता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेट करता है। संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की युद्ध प्रवृत्ति ना हो। किसने कहा था, 86 क्वेश्चन नंबर 86 किसने कहा था, 86 इन इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन विद द नो नेट टेंडेंसी टू मूव हुज स्टेटमेंट दिस। तो इसके बी हो जाएंगे, स्टीगलर। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर G.J. स्टीगलर डिफाइंड। ओके, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 87 आता है, वह किस वस्तु की
वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? एन इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू TR ड्यू टू ए सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज ए। तो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 88 आता है कि मुद्रा का कौन सा कोणीय कार्य है? मुद्रा का कौन सा कोणीय कार्य है? विच ऑफ द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या हो जाएंगे? डेफर्ड पेमेंट हो जाएंगे। जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसमें क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों आते हैं। कौन किसमें? प्राइमरी में ए और बी दोनों आ जाएंगे प्राइमरी में। और सेकेंडरी में कौन कौन से आएंगे? तो डिफर्ड पेमेंट आएगा। डिफर्ड पेमेंट आएगा किसमें? सेकेंडरी में। ओके। और स्टोर ऑफ वैल्यू भी आएगा किसमें? सेकेंडरी में। और भी बहुत सारे हैं जो आएंगे सेकेंडरी में। ओके। उसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। या किसने कहा था? मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये कहे थे हमारे वालकर साहब ने। कौन? FA वालकर साहब ने, प्रोफेसर वालकर साहब ने कहे थे। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 90 आता है। मुद्रा वह अधूरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह किस कथन है? यह किसका कथन है? मनी इज द पीरियड अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स हु स्टेटमेंट इज। तो क्वेश्चन नंबर 90 का क्या हो जाएगा? तो 90 का हो जाएगा डी, मार्शल। उसके बाद 91 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक द्वारा शाखा नियंत्रण का गुणवत्ता वृद्धि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्या हो जाएगा? SLR को सी हो जाएंगे। उसके बाद 90 क्वेश्चन नंबर 92 आता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सभी बैंकों का बैंक है? आपको तो पता ही होगा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो वो 1953 में हुआ था। 1935 में हुआ था, 1935 में हुआ था। और इसका जो एक्ट है वो 1934 है। याद रखिएगा, इसका एक्ट है 1934 और एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1935। और ये नेशनलाइज कब हुआ था? तो नेशनलाइज हुआ था 1949 में, 1949 में। उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? इन इंडिया विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सिस्ट। तो क्या हो जाएंगे? मिक्स इकोनॉमिक्स। और भारत अगर यहीं पे फ्रांस पूछ लेता, इन फ्रांस विच काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जाइटिंग, तो फ्रांस में भी क्या चलता है? मिक्स इकोनॉमिक्स ही चलता है। मिक्स इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां मिल के जो बनाती है उसी को हम मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, पीपुल पब्लिक ऑफ चाइना। जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल बोले तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा चाइना और वियतनाम। उसके बाद से हमारा एक और आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइज करता है, वो प्राइवेट सेक्टर ही। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम्पल है वो है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा और वगैरह वगैरह है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का प्राइवेट सेक्टर की ही बात करता है। और जो सोशलिस्ट होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ही बात करता है। और जो मिक्स होता है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर जो होती है उसकी बात करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 94 आता है कि 94 आता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक प्रणाली का आधार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ इट। किनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का आधार ज्यामितिक क्रम है? तो अकॉर्डिंग टू होम बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस मतलब ये किसी मेल्थस के द्वारा, किनके द्वारा था? तो मेल्थस के द्वारा।
इनका पूरा नाम है द मैल्थोसियस डॉक्ट्रिन। इनका पूरा नाम क्या है? मैल्थोस का द मैल्थोसियस डॉक्ट्रिन। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 96 आता है कि अनुकूलता जनसंख्या वो होता है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता है। किसने कहा था? ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन विच गिव द मैक्सिमम इनकम पर हेड। हु स्टार्टेड? तो ये कौन कहते? 96 तो डेल्टन ने कहा था। कौन? सी डेल्टन। उसके बाद 97 है, निम्नलिखित में कौन सा स्पष्ट लागतें हैं? तो विच कॉन्सिस्ट एक्सप्लिट कॉस्ट। एक्सप्लिट कॉस्ट में सभी आ जाएंगे, ऑल ऑफ एबव होंगे उसके बाद से हमारा 98 आता है कि निवेश गुणक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो निवेश गुणक की अवधारणा जो है वो हमारे काइंस भैया ने मल्टीप्लाई किया था, कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया था। कौन? तो काइंस भैया। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 90 आता है, दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं। किसने कहा था? इन लॉन्ग रन एज वेल एज ऑल आर डेड। इस कितने कहा था? तो ये भी काइंस भैया ने कहे थे। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 100 आता है कि किसने कहा था? पूर्ति अपनी मांग की संरचना स्वयं करती है। हु हैज स्टेटेड सप्लाई क्रिएटेड वन डिमांड। तो ये किसने कहा था? तो ये जेबी शाह ने कहा था। तो हमारा यहीं पे एंड होता है क्वेश्चन नंबर 100। और फाइनली हम लोगों ने अपना मॉडल सेट फुल्ली सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद से एक रिवीजन सीरीज आने वाला है हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि आपके एग्ज़ाम से मैक्सिमम 5 या 3 डेज पहले अपलोड किए जाएंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको उससे आपकी नॉलेज को बूस्टअप मिलेगा और इम्प्रूव होंगे। जो भी हमने इस सेशन में एरर किए होंगे वो सारे रिकॉल हो जाएंगे उसमें, अगर आप उस मैराथन को देखते हैं तो हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम जल्द से जल्द उस मैराथन, इकोनॉमिक्स मैराथन लाएं जल्द से जल्द। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास अपनी अकाउंट के मॉडल सेट के साथ, और देखते हैं अपनी अकाउंट की मॉडल सेट की फुल सॉल्यूशन। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप इकोनॉमिक्स के इस मॉडल सेट से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस मॉडल सेट को अगर देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आया होगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास अकाउंट्स का मॉडल सेट का फुल्ली कंसेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट सब्जेक्ट के साथ, जो कि मॉडल सेट का फुल्ली सॉल्यूशन रहेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।